हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 39 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। इससे पहले के जो 38 पार्ट्स हैं हम उनमें एडमिशन चैप्टर के टीएस गरवाल बुक के जो है वो 53 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं। आज इस पार्ट में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है, प्लस जो लॉन्ग न्यूमेरिकल आता है आपको इस चैप्टर में से एडमिशन या रिटायरमेंट चैप्टर में से, उसमें आपको मैक्सिमम इस टॉपिक के 2 पॉइंट्स जो हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से समझना है आपको कि हम इस टॉपिक को किस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं। ये जो टॉपिक है रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड, ये टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला जो चैप्टर है, एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर, इन सभी चैप्टर्स में जो है ये टॉपिक बिल्कुल सेम है। किसी एक चैप्टर में इस टॉपिक को समझ लो, बाकी सभी चैप्टर्स का, ये 4 चैप्टर्स का आपका एक एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर डेजोल्यूशन चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ। डेजोल्यूशन चैप्टर में ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, 1-2 पॉइंट्स अलग हैं, तो वो मैं आपको अभी यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। जब डेजोल्यूशन चैप्टर हम सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको जो है वो क्या ये पॉइंट है उस चैप्टर में वो मैं आपको समझा दूंगी डेजोल्यूशन चैप्टर में। सो बेसिकली हम अभी के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 चैप्टर्स में क्या ट्रीटमेंट है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, उसे हम जो है वो समझेंगे। अब ये टॉपिक क्या है, हमारे पास बिजनेस में हमेशा ही कुछ रिजर्व्स का मीनिंग आप सबको क्लियर है, जो अमाउंट हम पहले ही किसी पर्पस के लिए अपने पास संभाल कर रखते हैं ताकि हम उसे जो है वो फ्यूचर में यूज कर सके। हम बिजनेस में बहुत सारे रिजर्व्स क्रिएट करते हैं और हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं। इनका मतलब है कि वो प्रॉफिट और लॉस जो हमने अभी तक पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जो अभी पार्टनर्स में प्रॉफिट या लॉस बांटने वाला रहता है। बिजनेस में कुछ रिजर्व्स भी होते हैं और कुछ प्रॉफिट और लॉसेस भी होते हैं हमारे पास हमारी बुक्स में, जिन्हें हमें जो है वो एडजस्ट करना होता है। अब इन्हें कैसे एडजस्ट करना है ये हम आज इस पार्ट में समझेंगे। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। लॉन्ग न्यूमेरिकल में आपको हमेशा एक बैलेंस शीट ही जो है वो बनी आएगी। आपको क्लियर होना जरूरी है कि कौन सा रिजर्व हम किस साइड पर शो करते हैं। यहाँ पर मैंने वही सारे रिजर्व्स या सरप्लस को लिखा है जो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में रिपीट होते हैं, जिनका ज्यादा चांस होता है एग्जाम्स में आने का। इनके अलावा अगर कोई भी रिजर्व है तो वो जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा वो मैं आपको साथ के साथ ही जो है वो समझा दूंगी। तो आप देख सकते हैं लायबिलिटी साइड पर हमारे पास मेन ये 5 रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स और सरप्लस, और एसेट साइड पर हमारे पास ये 2 मेन रिजर्व्स या सरप्लस, कुछ भी आप कह सकते हो, ये हमारे पास होते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको इन सभी का मीनिंग समझाऊंगी कि इन सब का क्या मतलब है और इन सब का हम ट्रीटमेंट जो है वो क्या करते हैं। 1 मार्क के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर 1 मार्क के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आपके एग्जाम्स में। सो आप देख सकते हैं लायबिलिटी साइड पर है हमारे पास जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एसेट साइड पर है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब इनका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं हमारी बुक्स में। ऑल दी अमाउंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ओल्ड पार्टनर्स में हम ओल्ड रेशो में जितने भी ये हमारे पास रिजर्व्स और सरप्लस वगैरह है, हम इन सभी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है,
बिल्कुल रीवैल्यूएशन के जैसा ही सेम ट्रीटमेंट है, उसे भी हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे भी हम ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसका भी एक रीजन है क्यों इसे ओल्ड पार्टनर्स में ही ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। सी हमारा एक नया पार्टनर है जिसने अभी फर्म को ज्वाइन करना है, ठीक है। 15,000 जो है वो ए और बी का प्रॉफिट था, ठीक है, जिसमें से 5,000 का उन्होंने जो है वो रिजर्व क्रिएट कर लिया और 10,000 का प्रॉफिट जो है वो उन्होंने आपस में बांट लिया। ये रिजर्व क्रिएट हो गया, ये उन्होंने प्रॉफिट आपस में बांट लिया, ठीक है। अब देखो ये जो रिजर्व है ये कहाँ से क्रिएट हुआ है, प्रॉफिट में से, ठीक है। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट था 15,000 का। हमेशा जो रिजर्व्स हैं वो हमारे प्रॉफिट में से क्रिएट होते हैं। ये प्रॉफिट किन पार्टनर्स का था, ए और बी का था। अब ए और बी का प्रॉफिट था जिसमें से रिजर्व क्रिएट होगा, तो इस रिजर्व के ऊपर किसका राइट होगा, ए और बी का। सी का जो है वो नए पार्टनर का इस रिजर्व के ऊपर कोई भी राइट नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो बिजनेस में काम नहीं करेगा, ठीक है, तब तक हम उसे कुछ भी शेयर जो है वो बिजनेस में से नहीं दे सकते। मान लीजिए नए पार्टनर ने 1 अप्रैल 2021 को जो है वो एज ए न्यू पार्टनर ज्वाइन करना है, तो पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, 31 मार्च 2021 तक, ठीक है, नए अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट होने से पहले तक जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं बिजनेस में वो सभी जो है वो आपस में बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। उन सबको एक तरह से खत्म कर देंगे बुक्स में से, ताकि हम नए पार्टनर के साथ जो है वो नए रिजर्व्स जो है वो क्रिएट कर सके बिजनेस में, क्योंकि फिर नया पार्टनर भी जो है वो बिजनेस में काम करेगा और फिर उसका भी प्रॉफिट में शेयर होगा, फिर तीनों ही जो है वो अपने लिए रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो यही रीजन होता है कि क्यों हम रिजर्व्स वगैरह को ओल्ड रेशो में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुराने पार्टनर्स को देने के लिए, क्योंकि ये जो रिजर्व्स हैं ये पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए गए हैं। नए पार्टनर का अभी इनके ऊपर कोई भी राइट नहीं है। नए पार्टनर के आने से पहले हम सारे रिजर्व्स वगैरह को खत्म कर देंगे ताकि नए पार्टनर के साथ नए रिजर्व्स जो है वो क्रिएट किए जा सके। आप इस पॉइंट को स्टार लगाकर कहीं पर नोट कर ले, जहां पर आप अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट करते हैं। चलिए अब हम 1 बाय 1 सभी रिजर्व्स को समझते हैं कि किस रिजर्व का क्या मतलब होता है और उनका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं लायबिलिटी साइड पर जो हमें रिजर्व्स गिवन होते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी आपके लायबिलिटी साइड पर आपको रिजर्व्स गिवन होंगे उन सबका जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि जब भी हम इन रिजर्व्स को क्रिएट करेंगे लायबिलिटी साइड वाले, तब हम इन्हें जर्नल एंट्री में जो है वो क्रेडिट करेंगे। 2 जर्नल रिजर्व, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, 2 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस तरह से, ठीक है। आपको 1 मार्क के लिए क्लियर होना जरूरी है कि रिजर्व्स का जो लायबिलिटी साइड पर आते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। सबसे पहले हमारे पास रिजर्व आता है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व, जर्नल का मतलब होता है जिसे हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी में मुझे सप्लायर्स को पेमेंट करनी पड़ी, तो जर्नल रिजर्व में जो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है मैं उसे यूज कर लूंगी। कस्टमर्स को कोई कॉम्पनसेशन देनी पड़ी तो मैं इस जर्नल रिजर्व को यूज कर लूंगी, या फिर कोई रिपेयर वर्क करवाना पड़ा तो मेरे पास अभी के लिए पैसे नहीं है तो मैं जर्नल रिजर्व में से पैसे ले लूंगी, या फिर कुछ इमरजेंसी में परचेज करना पड़ा तब भी मैं जो है वो जर्नल रिजर्व को यूज कर सकती हूँ पेमेंट करने के लिए। अब ये रिजर्व क्रिएट कैसे होता है, 15,000 का प्रॉफिट था, ठीक है, उसमें से 5,000 का मैंने जर्नल रिजर्व क्रिएट कर लिया, ठीक है, और 10,000 जो बचा वो पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया प्रॉफिट, ठीक है। ये 15,000 का प्रॉफिट था हमारे पास। सो जो जर्नल रिजर्व होता है वो हमारे प्रॉफिट में से क्रिएट होता है, ताकि अगर हमें फ्यूचर में पैसों की जरूरत हो तो हम उसे जो है वो यूज कर सके,
ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, इसे हम किसी भी पर्पस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है वो शो करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम समझेंगे कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम जो है वो जर्नल रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। रिजर्व्स में हम एक तरह से अपना पैसा अलग से जोड़कर रखते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे पास जो है वो पैसे हों, हमें किसी भी चीज की शॉर्टेज ना फेस करनी पड़े। आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, सेकेंड पॉइंट। यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रैकेट में CR। CR का मतलब है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। लायबिलिटी साइड पर गिवन है, ठीक है, तो हमें क्लियर हो ही जाता है कि आपको क्रेडिट बैलेंस ही गिवन है। बट कई बार आपको शॉर्ट न्यूमेरिकल में बैलेंस शीट गिवन नहीं होती है, इसी तरह से साथ में CR लिखा होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्रेडिट बैलेंस जो है वो बताया गया है, जो लायबिलिटी साइड पर प्रॉफिट और लॉस हम शो करते हैं। ये जो प्रॉफिट और लॉस है, ये फाइनल अमाउंट है जो पार्टनर्स के लिए बच जाती है उन्हें बांटने के लिए। जैसे मैंने देखिए आपको अभी बताया 15,000 का प्रॉफिट था, 5,000 का रिजर्व क्रिएट कर लिया और 10,000 का बैलेंस बच गया पार्टनर्स में बांटने के लिए। ये 10,000 का जो बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो होता है, जो पार्टनर्स आपस में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट में जो भी अमाउंट बच जाती है पार्टनर्स में बांटने के लिए, जो भी प्रॉफिट, उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। इसका भी जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आप ये साथ साथ नोट करते जाएं कि किस पॉइंट का क्या मतलब है और इसका ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ पर होना है, क्योंकि ये आपको क्लियर होना, याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग न्यूमेरिकल में आपको लिखा नहीं होता है कि इसे आपको कहाँ पर ट्रीट करना है। आपको खुद ही क्लियर होना जरूरी है कि आपने इस पॉइंट का कहाँ पर ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन मीन्स जो वर्कर्स हमारे लिए काम करते हैं। ठीक है। कॉम्पनसेशन, अगर हमें वर्कर्स को किसी भी तरह के पैसे जो है वो देने पड़े। रिजर्व, वर्कर्स को देने के लिए हमारे पास पैसे हों, उसके लिए हम एक रिजर्व जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है। क्यों ये रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत है कि कई बार काम करते टाइम वर्कर्स काम कर रहे थे, उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए या उनके कोई इंजरी हो जाए, उनका हमें ट्रीटमेंट करवाना पड़े या फिर उन्हें हमें कुछ पैसे देने पड़े अपना इलाज करवाने के लिए। ठीक है। उसके लिए हमारे पास कुछ पैसे हों, उसके लिए हम ये रिजर्व जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं। 15,000 का प्रॉफिट था हमारे पास, उसमें से 2,000 का हमने जो है वो जर्नल रिजर्व क्रिएट कर लिया। ठीक है। 3,000 का जो है वो हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो यूज कर लिया। WCR लिखा है मैंने, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और बाकी का जो 10,000 था वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। तो ये 3,000 का हमने वर्कर्स के लिए जो है वो एक रिजर्व क्रिएट किया है। ये रिजर्व भी जो है वो हमारा प्रॉफिट में से ही जो है वो क्रिएट होता है। इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू पे कॉम्पनसेशन टू दी एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन पे करने के लिए हम ये रिजर्व जो है वो क्रिएट करते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, या तो हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रीट कर दें, ठीक है, या फिर इसे रीवैल्यूएशन में भी ट्रीट किया जा सकता है और रीवैल्यूएशन के साथ साथ हमें इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जो है वो एडजस्ट करना होता है, या फिर अकेला ही जो है ये सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट में ही जो है वो आ सकता है। ठीक है। ये डिफरेंट केसेस हैं कि हम इन्हें कहाँ पर एडजस्ट करते हैं। जो इससे नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 40, वो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर, कि हम इसे
किस तरह से क्वेश्चन में एडजस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट केसेस से मैं आपको समझाऊंगी कि इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो आप इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो एक बार जरूर चेक करें, पार्ट 40। वहां पर आपको इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जैसे हम शेयर्स में, बॉन्ड्स में या फिर डिबेंचर्स में या फिर रियल एस्टेट मार्केट में जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है कि वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज या फिर जो है वो डिक्रीज होती हैं ओवर द टाइम, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यूज बार बार चेंज होती हैं, उनके चेंज होने से हमें लॉस कम से कम हो, उसके लिए हम जो है वो ये रिजर्व क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये रिजर्व भी जो है वो हम हमारे प्रॉफिट में से ही जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे मेरे पास 15,000 का प्रॉफिट था, ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट था, उसमें से मैंने 1,000 का मान लीजिए जर्नल रिजर्व क्रिएट कर लिया, ठीक है। 2,000 का जो है वो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर लिया, ठीक है। 2,000 का जो है वो मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट कर लिया, ठीक है। और बाकी का जो पैसा बचा मेरे पास 10,000, वो मैंने जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितने चाहे हम रिजर्व्स जो है वो बिजनेस में क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे रिजर्व्स क्रिएट होंगे हमारे प्रॉफिट में से, ठीक है। तो ये 2,000 हमने जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट किया, ताकि अगर इन्वेस्टमेंट की वजह से हमें कुछ नुकसान होता है तो हम उसे जो है वो रिकवर कर सके। इस रिजर्व को हम यूज करते हैं अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है या फिर फॉल कर जाती है, ठीक है। हमारी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू से जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तब हम इस रिजर्व को यूज करते हैं। इस रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है? हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर रीवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी ट्रीट कर सकते हैं या फिर अकेला रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी जो है वो इसे ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। सो इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। पार्ट 41 जो होगा इस सीरीज का, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर ही होगा कि हम कैसे इस रिजर्व को यूज करते हैं जब हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वेस्टमेंट की डिक्रीज होती है। सो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि हम इस रिजर्व को किस तरह से यूज करते हैं। सो आप पार्ट 41 जो है वो जरूर चेक कर लें एक बार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं पार्टनर्स के बीच में। इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बाकी सभी रिजर्व्स जो है वो पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। बस ये ही एक ऐसा फंड है या फिर आप इसे रिजर्व भी कह सकते हैं जो हम पार्टनर्स के बीच में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, चलिए अब वो समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 3 वर्कर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों की जो सैलरी है वो 1,000 रुपीज है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द मंथ जब मैं इन तीनों को सैलरीज पे करती हूँ इनकी, तो मैं इनको सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज ही जो है वो पे करती हूँ तीनों को। 100 रुपीज जो है वो मैं इन्हें पे नहीं करती हूँ। इट मीन्स जो 100 रुपीज है वो बॉस अपने पास ही रख लेता है, ठीक है। 100 रुपीज जो है वो बॉस अपने पास ही रख लेता है। जो ये 100 रुपीज तीनों का बॉस अपने पास रख लेता है, वो इन तीनों के 100 रुपीज को जोड़कर उसका एक फंड क्रिएट करना स्टार्ट करता है,
ठीक है। इस फंड को हम कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट रिजर्व भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पैसा बॉस अपने पास रख लेता है एम्प्लॉयज की सैलरी का, ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरी का, ठीक है, वो उसे जोड़कर एक फंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है जिसे कहते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। हर महीने बॉस इसी तरह से ही करेगा। एवरी मंथ वो 900 रुपीज ही सिर्फ पे करेगा वर्कर्स को, 100 रुपीज जो है वो तीनों का अपने पास रखता रहेगा और उसका एक फंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ से ये पता चली कि ये जो रिजर्व है ये प्रॉफिट में से क्रिएट नहीं होता है, ये एम्प्लॉयज की सैलरी में से ही जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरी में से ही जो है ये क्रिएट होता है। ये हमें सबसे पहली बात जो है वो यहाँ पर पता चली है। ठीक है, अब ये रिजर्व जो है वो वर्कर्स की सैलरी में से क्रिएट कर दिया गया है। मान लीजिए टोटल जो है वो 15,000 रिजर्व इकट्ठा हो गया बॉस के पास। ठीक है, हर महीने वो 100 रुपया जो है वो वर्कर्स का जोड़ता रहा। अब मान लीजिए, और अब इस ये जो 15,000 है, ठीक है, इस 15,000 में 5,000 जो है वो तीनों वर्कर्स का है। ठीक है, 5,000 ए का है, बी का है और सी का है। अब जो है वो ए वर्कर जो है वो फर्म में से रिटायर हो रहा है, ए वर्कर रिटायर हो रहा है फर्म में से। ठीक है, तो इस प्रोविडेंट फंड में उसका शेयर बनता है 5,000। तो जब ए रिटायर होगा तब बॉस उसे, ठीक है, ये 5,000 रुपीज जो है वो पे कर देगा जो उसने उसका एज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नेम से पैसा जोड़कर रखा था। अब इस पैसे का क्या बेनिफिट मिलेगा ए को कि जब तक उसे अगली जॉब नहीं मिल जाती, ठीक है, तब तक वो इस पैसे को 5,000 को यूज करके अपनी बेसिक नीड्स को, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर को जो है वो फुलफिल कर सकता है। ठीक है, या फिर अगर वो आगे जॉब नहीं कर सकता तो लाइफ में कुछ टाइम तक उसको पैसों की कमी ना आए, वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, उसके लिए हम जो है ये रिजर्व क्रिएट करते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जहां भी मोस्ट ऑफ दी जगह जो है वो अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो क्रिएट किया जाता है वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से उनके लिए एक बेनिफिट होता है वर्कर्स के लिए कि फ्यूचर में अगर उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो जरूरी नहीं है कि हम इसे रिटायरमेंट के टाइम ही ये पैसा यूज कर सकते हैं। अगर रिटायरमेंट से पहले हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो भी हम ये पैसा विड्रॉ करवा सकते हैं। एक तरह से आप कह लो कि हम सेव करते रहते हैं अपना पैसा जॉब के टाइम। ओके लर्नर्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का क्या मीनिंग होता है। एक पॉइंट तो हमें क्लियर हुआ कि ये एम्प्लॉयज की सैलरी में से क्रिएट होता है, तो इसके ऊपर राइट किसका है, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज का। तो इसे जो है वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं क्योंकि ये वर्कर्स की सैलरी में से क्रिएट हुआ है। पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से क्रिएट नहीं किया है जो वो उसे बांटेंगे आपस में। वर्कर्स की सैलरी में से क्रिएट हुआ है तो इसके ऊपर जो राइट है वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स का ही है। तो इसे जो है वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इट इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो अपनी सैलरी का एक स्मॉल पोर्शन जो है वो इस फंड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल में समझा 100 रुपीज जो है वो सभी एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूट किया जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के लिए। अब इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा या तो बैलेंस शीट में, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स में ये बंटेगा नहीं तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, या फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी आ जाता है प्लस बैलेंस शीट में भी आएगा। सो ये दो ट्रीटमेंट होते हैं जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के आ सकते हैं एग्जाम में। ओके लर्नर्स, ये थे हमारे रिजर्व्स वगैरह जो हमें लायबिलिटी साइड पर गिवन होते हैं। अब समझते हैं जो हमें एसेट साइड पर रिजर्व्स के बैलेंसेस गिवन होते हैं।
एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो आपको एसेट साइड पर बैलेंसेस गिवन होते हैं उन सब का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस का मतलब है जब भी हम इन्हें क्रिएट करेंगे तो हम इन्हें जर्नल एंट्री में जो है वो डेबिट करेंगे, जर्नल एंट्री में हम इन्हें डेबिट करेंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। इसमें फर्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में मैंने यहाँ पर लिखा है DR। DR का मतलब है डेबिट बैलेंस। ठीक है, आपको अब ध्यान रखना है कि लायबिलिटी साइड पर भी एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है और एसेट साइड पर भी एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, दोनों में के साथ डेबिट और क्रेडिट वर्ड ज्यादातर तो आपको लिखा आता है, बट कई बार जो है ये डेबिट वर्ड जो है वो लिखा नहीं होता है। तो आपको उस केस में कैसे पता चलेगा कि ये आपको एसेट साइड वाला दिया है या फिर लायबिलिटी साइड वाला। अगर तो सिंपल लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में आपको कोई हिंट नहीं गिवन है कि ये एसेट साइड वाला है या लायबिलिटी साइड वाला है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको हमेशा इसे जो है वो क्रेडिट बैलेंस ही जो है वो ट्रीट करना है, जैसा आपको लायबिलिटी साइड पर गिवन हो। ठीक है, ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ लिखा नहीं है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, तो आपको इसे कौन सा बैलेंस ट्रीट करना है। तो आपको इसे जो है वो क्रेडिट बैलेंस ट्रीट करना है हमेशा। सो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होता है ये क्या है, ये फाइनल अमाउंट है लॉस की जो पार्टनर्स के लिए बच जाती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, जो पार्टनर्स के लिए बच जाती है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जैसे आपने फाइनल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तब हम लिखते हैं कैपिटल, उसमें प्लस करते हैं प्रॉफिट, फिर उसमें से हम माइनस करते हैं लॉसेस को। ठीक है, ये वो लॉस है जो पार्टनर्स को हुआ है, जो अभी उन्हें देने वाला रहता है। ठीक है, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में समझा है कि हम इसे लायबिलिटी साइड पर नेगेटिव साइन के साथ शो करते हैं, बट बैलेंस शीट जब हम प्रॉपर बनाते हैं तब हम इसे जो है वो एसेट साइड पर जो है वो शो करते हैं लॉस को, जो पार्टनर्स के बीच बांटने वाला अभी रहता है। ओके, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आपको जो है वो इसे एडजस्ट करना है। इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की जगह आपको कई बार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्ड भी जो है वो मिल सकता है आपके एग्जाम में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का मतलब जो है वो सेम ही है। दीज आर द एक्सपेंसेस विच फॉर सम रीजन आर नॉट रिटन ऑफ। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हमने अभी तक जो है वो अपनी बुक्स में से राइट ऑफ नहीं किया है। राइट ऑफ का मतलब है कि हमने इन्हें अभी तक अपनी बुक्स में से जो है वो खत्म नहीं किया है। ये जो सस्पेंस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये एक तरह से हमारे जो है वो फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं हमारे एक तरह के फेक एसेट्स। ठीक है, जो हम एसेट साइड पर शो कर रहे हैं बट एक्चुअल में ये हमारे एसेट्स नहीं हैं। ठीक है, हमने इन्हें अभी तक अपनी बुक्स में से खत्म नहीं किया है। ये एक तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जिन्हें हमें अपनी बुक्स में से खत्म करना होता है। ठीक है, नहीं किया है खत्म तो नो प्रॉब्लम, जिस साल ये बैलेंस शीट में हमें शो हो जाएंगे उस साल हम इन्हें जो है वो अपनी बुक्स में से खत्म कर देंगे। इनका जो ट्रीटमेंट है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये बहुत ही एक वास्ट कंसेप्ट है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अभी मैं आपको इतना डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इतना डिटेल में आपको सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इसका मीनिंग क्लियर होना जरूरी है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, सो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमने अभी तक अपनी बुक्स में से खत्म नहीं किया है। ये हमारे एक तरह के फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, फेक एसेट्स होते हैं हमारे बिजनेस के। सो इनका ट्रीटमेंट बता दिया है मैंने आपको। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पता होनी जरूरी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं: प्रमोशनल एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, लॉस इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स।
ये आपको 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। कोई एक एग्जाम्पल बताओ, तो आपको ये पता होना जरूरी है। फिर कभी मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है, इन्हें क्यों हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, अभी के लिए आपके लिए इतना ही जो है वो सफिशिएंट है, इनका मीनिंग और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। सो लर्नर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में समझा कि कौन कौन से बैलेंसेस होते हैं हमारे पास एसेट साइड पर, लायबिलिटी साइड पर, और हम इन्हें जो है वो किस तरह से ट्रीट करते हैं हमारी बुक्स में। चलिए लर्नर्स, मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट पार्ट्स को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी पॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये रिक्वेस्टेड वीडियोस भी हैं कि मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर सेपरेट वीडियोज जरूर बनाऊं ताकि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। सो अगर आपको भी किसी एक सेपरेट टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम है, आप उनके ऊपर वीडियोस चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट के ऊपर कोई वीडियोस चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। सो लर्नर्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।